आज के शो में। मुश्किल माशी फैसले ना करने से मसाइल बड़े, आर्मी चीफ का खिताब। एमनेस्टी स्कीम में तौसी का इम्कान, क्या मतलूबा नताइज हासिल ना हो सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी अरसाल। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज आर्मी चीफ ने इकोनॉमी के यानी एक एनडीयू में सेमिनार था जिसका टाइटल था नेशनल सेमिनार ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। अब ये जो इधर कुछ अहम बातें जो आर्मी चीफ ने की, जो खिताब में उन्होंने मईशत के हवाले से था, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात तो ये थी कि बहुत जो लिंक उन्होंने बताया सिक्योरिटी और इकोनॉमी का, कि किस तरह दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सिक्योरिटी और इकोनॉमी, और हमारी सॉवरेनिटी जो है वो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी किस तरह आपस में लिंक्ड है। उसके बाद उन्होंने एक अहम बात ये करी थी कि जो इस वक्त हम मुश्किल हालात, जो डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन फेस कर रहे हैं, इसकी वजह फिस्कल मिसमैनेजमेंट है, यानी माशी सूरत हाल के पीछे जो हमारी फिस्कल मिसमैनेजमेंट है, ये उसकी एक वजह है। और आगे उन्होंने जिक्र किया कि वी हैव बीन शाइंग ऑफ टेकिंग डिफिकल्ट डिसीजंस, मुश्किल फैसले हम नहीं कर रहे थे जो हमने नहीं किए माजी में, जिसकी वजह से भी हमें मुश्किलात हुई। लेकिन इसमें आगे चल के एक बात अहम उन्होंने की कि वी अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट हैज गॉन फॉर डिफिकल्ट डिसीजंस फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। अब ये जो बात बड़ी अहम है कि हमने अभी जो यानी जो इस वक्त मौजूदा फैसले आप देख रहे हैं जिसमें डिस्काउंट रेट बढ़ना, डॉलर के मार्केट डिटरमिन्ड रेट और ये तमाम चीजें, शायद इस तरफ हवाला है कि ये तमाम मुश्किल फैसले लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए हुए हैं। अब ये जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, ये जो हम सोच रहे हैं, क्या वाकई में इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं भी या नहीं इन पॉलिसीज के जो हम परसू अभी कर रहे हैं, ये बड़ा बुनियादी सवाल है। डॉक्टर फरूख सलीम साहब माशी तज़े निगार हैं, हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब दिफादार कराची में मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, आर्मी चीफ कहते हैं कि इट्स टाइम टू कम टुगेदर एज अ नेशन और एक कौम की तरह हम एक्ट करें, दिस इज वेरी गुड, बट लेकिन जब वो कह रहे हैं कि ये मुश्किल फैसले लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स लाएंगे, तो ये वाकई में लाएंगे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो हम फैसले अभी कर रहे हैं? ये जो डिस्काउंट रेट बढ़ा रहे हैं, डॉलर आगे पीछे जा रहा है, ये क्या हो रहा है? देखिए, अक्टूबर 2017 से मुझे याद है कि ये इकोनॉमी और सिक्योरिटी का जो आपस में गहरा ताल्लुक है, इसको पाक फ़ौज किस तरह उभारने की और अवेयरनेस कैंपेन पे निकली थी। अक्टूबर 2017 में आपको याद हो कि कराची में एक सेमिनार हुआ था और उसमें भी उसका भी पर्पज़ यही था कि मईशत और सिक्योरिटी आपस में इनकी किस तरह नथी है, आपस में इनका क्या कोरिलेशन है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और अब जो 21वीं सदी की जंगें हैं, उसमें तो बेशतर ममालिक जो हैं वो ये सोचती हैं कि हमें बजाय इसके कि हम लड़ाका तैयारे भेजें या टैंक भेजें, तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है फाइनेंशियल वेपन्स का, माली हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। और इस हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जनवरी की 29 तारीख को एक विकीलीक्स का डॉक्यूमेंट रिलीज़ हुआ था और उसका टाइटल था यूएस आर्मी स्पेशल ऑपरेशंस। लेकिन अगर उस डॉक्यूमेंट को आप पढ़ना शुरू करें, वो आज भी नेट पे आपको अवेलेबल है। उसमें बार बार आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जिक्र किया जाता था और जहां पे भी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जिक्र होता था, साथ में फाइनेंशियल वेपन्स का जिक्र किया जाता था कि शायद अमेरिका जो है वो बजाय इसके कि अपनी फौज कहीं भेज दे, अपने लड़ाका तैयारे कहीं भेजे, अपने टैंक कहीं भेजे, तो उस डॉक्यूमेंट में यह कहा जा रहा था कि अमेरिका को अपने माली हथियार इस्तेमाल करने चाहिए। जो भी मुल्क उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ करता है या जिसको वो अपना दुश्मन मुल्क करार देते हैं, तो मईशत और सिक्योरिटी का गहरा ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं। और फिर माशी जंगें, फाइनेंशियल वॉरफेयर, इकोनॉमिक वॉरफेयर, दिस इज द फ्यूचर। जो मुस्तबिल की जंगें होंगी उसमें इनका बहुत बड़ा एक रोल है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, तारीख़ पिछले कुछ हफ्तों की, कुछ महीनों की अगर आप सामने रख लें, तो हम अपना रुपया उस वक्त गिराते हैं जब कोई टेक्निकल मिशन आईएमएफ का सामने आने लगता है। अब जुलाई की 3 तारीख को आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होनी है और हमने उस मीटिंग की एक शर्त है कि वो आईएमएफ का पैकेज उस शर्त में पास किया जाएगा कि अगर वो नेशनल असेंबली से पहले अप्रूवल करवाना, वो भी उसमें एक जिसको वो प्रायर एक्शंस कहते हैं कि इकदामात
आपके पैकेज से पहले। तो इसमें तो शक की बात नहीं है कि IMF ने जो पॉलिसीज़ हमें बताई हैं, जिस किस्म का बजट वो चाह रहे हैं, जो $6 बिलियन की हम उम्मीद लगाए रखे हैं, तो बहुत सारी बजट की चीज़ें जो हैं वो उसी के मुताबिक बनाई गई हैं। 5 बड़ी चीज़ों का अगर मैं आपको जिक्र कर दूं कि एक्सचेंज रेट का ख़ास तौर पे IMF के साथ एग्रीमेंट है। एक्सचेंज रेट आपने देखा कि किस तरह गिराया गया है पाकिस्तान के अंदर शराए सूद के ऊपर, कि हमारा जो स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट होगा पाकिस्तान के अंदर, जो इंटरेस्ट रेट इस्तेमाल किया जाएगा, उसके ऊपर जो मखसूस शर्त लिखी है कि वो इन्फ्लेशन से 1.5% हमेशा ज़्यादा रहेगा। ये भी एक शर्त है IMF के अंदर। तो आपने देखा कि हम कोई 8-8.5% पे थे साल भर पहले, और अब जो रेट है वो तकरीबन 13-13.5% पे काइबोर का रेट चला गया है। इसी तरह बिजली के शोबे में कहा गया है कि जो आपका खर्च आ रहा है वो आपने वसूल करना है सार्फिन से। तो उस मद में तकरीबन 188 अरब रुपए का अभी तक जो है वो मुंतकिली होनी है पाकिस्तानी सार्फिन के ऊपर। इसी तरह गैस के ऊपर कोई 144 अरब रुपए की मुंतकिली होनी है। फिर उन्होंने शर्त लगाई है कि 0.6% से ज़्यादा हमारा प्राइमरी डेफिसिट नहीं हो सकता। तो आई वॉज वंडरिंग कि ये 5.5 खरब रुपए का जो रेवेन्यू कलेक्शन निकाला है, ये हवाई फिगर कहाँ से आ गई? ये 6 खरब क्यों नहीं कहा गया? ये 5 खरब क्यों नहीं कहा गया? तो ये हुकूमती अखराजात जो हैं उसके ऊपर अगर प्राइमरी डेफिसिट हम 0.6% जो IMF ने हमें दिया है, तो हमने कहा कि जी हमारा इस साल का जो रेवेन्यू टारगेट है वो 5.6 खरब रुपया होगा। बेशक ये 35% ज़्यादा है पिछले साल के रेवेन्यू टारगेट के मुकाबले में, और पिछले 50 साल में कोई भी ऐसा साल नहीं आया कि जिसमें हमने अपना रेवेन्यू जो है वो 35% एक साल में बढ़ा लिया हो। अच्छा, ये इसी नोट पे, क्योंकि आप बात करें बड़ी अहम एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ने को कहा जा रहा है, तो हम आके इस बात को जोड़ते हैं, क्योंकि जो डिफिकल्ट डिसीजन हम ले रहे हैं, अगर IMF के कहने पे ले रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज दुरुस्त है या नहीं है, और दूसरी बात क्या वाकई में इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है या नहीं है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से भी हम पूछेंगे इस बारे में आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात। आज आर्मी चीफ की इंपॉर्टेंट बातें मईशत के हवाले से, और ये तमाम बातें इससे अखस किया जा सकता है। जो हालिया फैसले हमने देखे हैं, डॉलर रुपी जो पैरिटी हमने देखी है, आज फिर कमी हुई डॉलर के, जो डॉलर है वो आज वीक हुआ रुपी के अगेंस्ट। कल हमने देखा था रुपी वीकेंड हुआ था अगेंस्ट द डॉलर। ये आखिर इतनी वॉलेटाइल मार्केट है, इसमें किस तरह से डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होंगे, क्या होगा मुस्तकबिल? हारिस साहब, मैं आपसे पहले पूछूं, इससे पहले फरोज साहब का भी कंप्लीट हम जवाब ले, लेकिन हारिस साहब, आपकी नज़र में आज आपकी तरफ से ये बयान देना कितनी अहमियत का हामिल है, और इससे क्या साबित हुआ कि मिलिट्री इज बैकिंग द गवर्नमेंट ऑन ऑल दिस डिफिकल्ट डिसीजंस? कितनी इंपॉर्टेंट मैसेज है आज इसके? देखिए, आई थिंक ये मैसेज जो उन्होंने खासतौर सेमिनार में बात की है, नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड टू इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री, और ये भी है भी सही बात। तो इस लिहाज से अगर देखें तो, और इस मौके पे कहना कि डिसीजन, डिफ़िकल्ट डिसीजन लेने हैं, ये गवर्नमेंट ले रही है, मीन्स दैट आर्मी ऑफ कोर्स इज सपोर्टिंग, नॉट कि ये कि हम इसमें कोई इंटरफेयर कर रहे हैं, बट आर्मी स्टैंड विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ताकि ये एक पेज पर चलें, एक दूसरे को लेके चलें, और जो हमेशा इश्यूज होते हैं गवर्नमेंट के, मिलिट्री के, वो इश्यूज ख़त्म हो जाएँ। फौज इज़ टोटली सपोर्टिंग डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। एक तो ये बात है। सेकंड ये है कि उन्होंने 2-3 बातें बड़ी क्लियर की हैं कि देखें, आर्मी ने अपने हिस्से का पूरा काम किया है, चाहे वो प्रोफेशनलिज्म हो, रद्दुल फसाद हो, या उसके बाद आपके सामने ये वॉर ऑन टेररिज्म है, फाटा की अपोजिशन है, बजट हमने बिल्कुल उसका वहीं पर रखा है, तनख्वाह ऑफिसर्स की नहीं बढ़ाई है। वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग द नेशन बिल्डिंग। नाउ द पॉइंट इज कि ऑल स्टेक होल्डर्स हैव टू डू द सेम। यहाँ रियलाइज़ करना चाहिए बिजनेस कम्युनिटी को भी, पॉलिटिशियन को भी, और जितने टेक्नोक्रेट्स हैं, एडवाइजर्स हैं, ऑल हैव टू रियलाइज हमारा गोल एक ही है कि पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करना है। पहले हुआ ये है कि किसी ने भी डिफ़िकल्ट डिसीजन नहीं लिए अपने आप को चीप पॉपुलैरिटी के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। IMF से आपने पूरे नेशनल एसेट्स को मॉर्गेज करते रहे हैं। अब वो स्टेज से गुजर के पाकिस्तान इज़ नॉट एग्रीइंग ऑन दोज इशूज़।
ज़ाहिर है कि जब आपको कोई पैसा देता है तो दे वांट टू इंश्योर कि कैन यू रिटर्न द मनी, उसके लिए उन्होंने आपको कंडीशन लगाई जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी पाकिस्तान में होनी चाहिए। वो ये कि आप इकनॉमिक रिवाइवल कर रहे हैं, इकनॉमिक पॉलिसी भी बना ली, मुल्क की मैशत को मुस्तहकम भी करना चाह रहे हैं, साथ आप अपने मुल्क में जो 2000 अरब की करप्शन होती है एक साल में जी, उसके लिए क्या कर रहे हैं, वो अवाम का जो है ना वो रिलीफ हमें देने की जरूरत है। आपने 2000 आई थिंक 2500 अरब की आपने डेवलपमेंट फंड्स रखे हैं, एक साल के लिए छोड़ दें, मत करें, आप ये रिलीफ लोगों को दे दें, तो एक साल आपने समझते हैं कि अगले साल ठीक हो जाएगा, उसके बाद डेवलपमेंट कर लें। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल स्ट्रेटजी का हिस्सा है। लोग इस वक्त परेशान हैं। आई अंडरस्टैंड द सिंसेरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एग्रीड, बट द पॉइंट इज अगर हर रोज़ आप गैस ये चीज़ें बढ़ाते जाएंगे तो कहाँ एंड होगी। और सबसे बड़ी गवर्नमेंट को चाहिए एनर्जी सस्ती करें, सिर्फ एनर्जी को आप सस्ता कर दें, हाइडल प्रोजेक्ट ले लें, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे चले जाएं, पाकिस्तान की सारी क्राइसिस खत्म हो जाएंगी। आपको इतनी सस्ती चीज़ें मिलेंगी कि आप सब ठीक, इकोनॉमी भी रिवाइव हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। और साथ जो 1000 रुपये आपका एफबीआर में चोरी होता है, 500 रुपये आप अपनी स्टेट कॉरपोरेशन को चलाने में लगाते हैं, 500 अरब रुपये आपके ब्यूरोक्रेटिक और जो पॉलिटिकल कमीशन में चला जाता है, $18 बिलियन। प्लीज़ वी मस्ट अंडरस्टैंड, ये इसको आप गुड गवर्नेंस से लेकर आए, सिस्टम को ठीक करें, कंप्यूटराइज करें, मैनुअल फंक्शनिंग खत्म कर दें, रिफॉर्म्स करें। उससे ये होगा कि अगर 18 नहीं तो आप चले, मैं कहता हूँ $5-6 बिलियन भी एक साल में बचा लें। डोंट बी थिंक हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं नेशनल इशूज़। अब आई में वर्ल्ड बैंक के पास आपको अपने कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर ये बात डॉक्टर फरीद साहब मुझे थोड़ी सी आप समझाइए कि ये जो डिफिकल्ट डिसीजन है, जैसे इनमें एक डिफिकल्ट डिसीजन ये भी है कि एक्सचेंज रेट के मूवमेंट्स में स्टेट बैंक को इंटरवीन नहीं करना है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो अब सर जैसे कल जब डॉलर एक फ्री फॉल था, 5-6 रुपए जो है वो गेन कर गया रुपये के अगेंस्ट, तो स्टेट बैंक ने इंटरवीन नहीं किया। हमने एक नहीं बल्कि 2 मुलाकातों की खबर सुनी कि गवर्नर स्टेट बैंक और इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है। उन मुलाकातों में हमने सुना ये कहा गया कि अगर आप चाहते हैं कि हम इसको रोकें तो हमें रिजर्व से पैसे देने पड़ेंगे, आप कहते हैं तो हम रोक लेते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने डिफिकल्ट डिसीजन लिया कि नहीं जी हम इसको जाने देंगे। इसमें डॉक्टर फरक मैं आपसे एक मिनट से क्वेश्चन भी करना चाहता हूँ। अभी तो स्टॉक मार्केट का हिसाब हो गया डॉलर का, लोग डॉलर खरीद रहे हैं, 2 दिन के बाद 2 रुपए बढ़ रहा है, बेच रहे हैं। दिस हैज टू बी कंट्रोल्ड, दैट्स व्हाई आई थिंक लेकिन ये क्यों हो रहा है डॉक्टर साहब, मुझे समझाएंगे? क्योंकि आज फिर जो 4 रुपए हमने गेन किया है, इसका मतलब आज स्टेट बैंक ने इंटरवीन कर दिया, तो कल जो डिफिकल्ट डिसीजन लिया था आज हम उसको वापस ले लिया हमने। ये हुआ है, आज क्या हुआ है? देखिए 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि वॉलेटिलिटी, ये जो उतार चढ़ाव है डॉलर का, कि एक दिन 3-4 रुपए बढ़ जाना, अगले दिन 3-4 रुपए नीचे आ जाना, ये बिजनेस डिसीजंस के लिए बहुत बड़ा एक हर्डल पैदा हो जाता है। कोई सर्टेनिटी नहीं है बिजनेसमैन के लिए, इंपोर्टर के लिए, एक्सपोर्टर के लिए। इंपोर्टर अपनी जो डॉलर्स उसने इंपोर्ट्स को कवर करना है, उसको पता नहीं कि फ्यूचर में डॉलर का रेट क्या होने वाला है। एक्सपोर्टर जो है अगर उसके पैसे बाहर पड़े रहते हैं तो वो डिले करता चला जाता है कि रुपया गिर रहा है तो मुझे ज़्यादा रुपए मिल जाएंगे, वो अपने रेमिटेंस जो है एक्सपोर्ट की वो वापस नहीं लेके आता। तो उतार चढ़ाव जिसको वॉलेटिलिटी वो कहते हैं इकोनॉमिक्स में, वो बहुत बड़ी दुश्मन है बिजनेस की। तो चाहे ये गिर रहा हो या चढ़ रहा हो, ये वॉलेटिलिटी पाकिस्तान के लिए जो है वो अच्छी नहीं है। आपने मुश्किल फैसलों का जिक्र किया। देखिए 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और 2013 से 2018 तक PMLN की हुकूमत, जब भी उनका बजटरी खसारा आता था तो बजाय कि वो अपने नुकसान जो कर रहे हैं इदारे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो जिसमें तकरीबन 1100 अरब का सालाना नुकसान हो जाता था, गर्दिशी कर्जे कोई 1600-1700 अरब पे पहुंच गए, वो जाते थे मार्केट से उधार लेके आते थे, कर्जा जात लाते थे, वो IPPs को भी दे देते थे और अपना बजटरी खसारा भी पुर कर लेते थे। इसी तरह गैस में सेक्टर में फिर चोरी शुरू हो गई, जिसको वो अनअकाउंटेड फॉर गैस कहने लगे उर्दू में। तो उसका मतलब यह है कि गैस की चोरी, वहां पे भी सर्कुलर डेट इकट्ठा होना शुरू हो गया। उन पॉलिसीज में मुझे सफान साहब कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही है। अभी भी जो बजटरी खसारा है, अगर 2 खरब रुपए का बजटरी खसारा PMLN छोड़ के गई थी तो इस साल वो तकरीबन 3 खरब से ज्यादा हो रहा है। और उस खसारे को रोकने के लिए भी सिर्फ एक ही काम किया जा रहा है कि कर्जे ले लिए जाएं।
बिजली के सेक्टर में जो खसारा हो रहा है, जो गर्दिशी कर्दाजात इकट्ठे हो रहे हैं, उनको उनकी चोरी रोकने के लिए कोई फैसला नहीं किया जा रहा। अब चोरी भी यहाँ दो किस्म की है, एक तो डिमांड साइड पे सार्फिन ने जो चोरी कर लेते हैं, जो कुंडे लगा लेते हैं, और दूसरी तरफ वो चोरी है कि जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, जो महंगी बिजली बना रहे हैं। दोनों तरफ कोई मुश्किल फैसला नहीं लिया जा रहा। इसी तरह गैस सेक्टर में ये तो आसान फैसला है कि अगर खसारा हो रहा है तो आप रेट बढ़ा दें, अगर बिजली में खसारा हो रहा है तो सार्फिन के ऊपर डाल दें। पीएमएल-एन भी यही कर रही थी, पीपल्स पार्टी भी यही कर रही है। डॉक्टर साहब, ये जो वॉलेटिलिटी की बात जो अभी हारिस साहब ने सवाल पूछा था ना कि स्टॉक मार्केट की तरह आपका इंटरबैंक मार्केट ओपन मार्केट हो गई है, तो सर ये क्यों? ये डिमांड सप्लाई है सिंपल, एक दिन में इतनी डिमांड बढ़ गई, एक दिन में इतनी सप्लाई घट गई, ये क्या हुआ? क्या है ये जो कल और आज में हुआ है? ये हारिस साहब का सवाल ये हर आदमी के जहन में है कि ये आखिरकार ये स्टेट बैंक ने इंटरवीन किया है, ये मार्केट मूवमेंट्स हैं, डिमांड सप्लाई, ये आईएमएफ की खुशी में किसमें हुआ है? ये ना कोई कम्युनिकेट कर रहा है, ना हमें गवर्नर स्टेट बैंक बता रहे हैं, ना हमें फाइनेंस मिनिस्टर, वो इसी में लगे हुए हैं कि आपकी पिछली चोरियों ने हमें ये कर दिया है, आपने कर्जे ज्यादा ले लिए थे 24,000 अरब के। ये हुआ क्या आखिरकार 2 दिनों के अंदर? ये क्यों हुआ है वॉलेटिलिटी? क्या इसके टेक्निकल रीजंस क्या हैं? देखिए जी, फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट को समझने के लिए पहले हम एक तफरीक कर लें ओपन मार्केट में और इंटरबैंक मार्केट में। और वो तफरीक इसलिए ज़रूरी है कि दोनों मार्केट्स में जो प्लेयर्स हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर्स हैं। जो ओपन मार्केट का रेट है उसमें स्टेट बैंक एक बहुत बड़ा प्लेयर है, उसमें कमर्शियल बैंक्स हमारे सारे प्लेयर्स हैं, और उसमें इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स हमारे प्लेयर्स हैं। और ये मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, कोई 80-90 बिलियन डॉलर की सालाना की मार्केट है। इसमें 250-300 मिलियन डॉलर और रोजाना की बेसिस के ऊपर ट्रेड होता है। उसके बाद जो ओपन मार्केट है उसमें मेरे जैसे लोग हैं जो कोई $1000 तोड़वाना चाहता है या खरीदना चाहता है, उसमें हमारे मनी चेंजर्स इन्वॉल्व हैं, उसमें हवाले वाले इन्वॉल्व हैं, उसमें जो हवाले वालों की ब्रांचेस हैं बैरूनी ममालिक में, ख़ास तौर पे वो जिन ममालिक में पाकिस्तानी वर्कर्स काम करते हैं वो प्लेयर्स हैं। वो बहुत छोटी मार्केट है, वो कहा जाता है कि तकरीबन 20 से 25 मिलियन डॉलर की मार्केट है। उसमें सट्टाबाज अपना रोल प्ले कर सकता है और बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इंटरबैंक में सट्टा वाला का आना जो है वो ज़रा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, स्टेट बैंक बैठा है। अब इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है कि क्या स्टेट बैंक ने कल इंटरवीन किया था या नहीं किया था, ये तो जवाब स्टेट बैंक वाले दे सकते हैं। और क्या उनको एक दिन जो गुजर गया जबकि 4-5 रुपए डॉलर चढ़ गया था, उनको इंटरवीन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, इसका जवाब भी वो दे सकते हैं। लेकिन आईएमएफ का जो सफान साहब जो उनका एग्रीमेंट हुआ है मिस्र में, वहाँ पे स्टेट बैंक के गवर्नर को इस चीज़ की इजाज़त दी जाती है कि अगर वॉलेटिलिटी, अगर उतार चढ़ाव बहुत तेज़ी से हो रहा है तो फिर सेंट्रल बैंक जो है वो उसमें इंटरवीन कर सकता है। लेकिन क्वार्टर की एंड में वो सारी इंटरवेंशन का हिसाब उसको बराबर करना होगा, यानी कि अगर उसने 1 या 2 बिलियन डॉलर खजाने से निकाल के खर्च किया है तो फिर मार्केट से वो 1 और 2 बिलियन डॉलर वापस निकाल के खजाने में जमा करवाना होगा। हर क्वार्टर के बाद आईएमएफ इसका हिसाब लेगा। ठीक है। अच्छा, नून लीग के कुछ रहनुमाओं ने आज पार्लियामेंट में जो बात की है और तनकीद की है गवर्नमेंट की इकोनॉमिक्स के ऊपर, वो सुनवाते हैं। हारिस साहब से ही बात करते हैं इस बारे में, और ये जो 2 दिन में हुआ है ये समझने की हम कोशिश भी करते हैं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट कि क्या कहा गया था। मैं फ्लोर पर कह रहा हूं कि 25,000 अरब के कर्जे थे, उनकी डेट सर्विसिंग 1500 अरब थी। ये बजट के रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब बात कहां पर पहुंची है, कर्जे जो है वो ये बता देंगे, लेकिन डेट सर्विसिंग जो है 2900 अरब पे जा पहुंची है। आज ये पाकिस्तान की मुश्किल है कि इनकी नालायकी, इनकी नाअहली, इनकी गलत पॉलिसियां, उसने आपकी डेट सर्विसिंग में 1400 अरब का इजाफा कर दिया। जब ये हुकूमत आई, इस हुकूमत ने जो पाकिस्तान की ग्रोथ के हवाले से, कामयाबियों के हवाले से नेगेटिव नैरेटिव्स बयान करने शुरू किए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, हम दिवालिया हैं। जिस मुल्क का वजीर आजम कहे कि हमारी मईशत बैंकरप्ट है, तो फिर उस मुल्क को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। और ये बड़ा मौमा बन चुका है। फरोज सलीम साहब ने भी कहा कि ये क्या हुआ है, किस तरह हो रहा है, इंटर बैंक ओपन मार्केट दोनों समझा रहे हैं। हारिस साहब, आपका जो सवाल है उसी बात से रिलेटेड, क्योंकि हम ये बार बार जब भी ऐसा होता है
तो हमें बताया जाता है कि इन लाइन विद इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ये एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स हुए हैं। अब समझ में नहीं आता कि जब 150 पे आ जाता है फिर कहते हैं कि अब मार्केट डिटरमिन्ड रेट हो गया है, यानी इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अब हमारे आ गए हैं कि हम 150 पे सही रिफ्लेक्शन आ रही है। असद उमर साहब तो हर 2 दिन में आगे कहते थे कि हम निकल गए माशी क्राइसिस से, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के हिसाब से अब रुपी डॉलर पैरिटी आ गई है। फिर हर 10 दिन बाद वो बढ़ जाता है, फिर वो कहते हैं अब हुआ है। इकोनॉमिक फंडामेंटल्स वही रहते हैं, रुपी डॉलर चेंज होता रहता है। ये हो क्या रहा है साहब? एक दिन बढ़ा 5 रुपए, एक दिन गिर गया 5 रुपए। ये कोई सट्टा खेल रहा है? क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? क्या हो रहा है ये? देखिए, ये एक बहुत ही डेंजरस इकोनॉमिक सिचुएशन है, खास तौर पे जैसे फरूक नसीम साहब ने बात की थी, फरूक सलीम साहब ने कि जैसे आप बात करते हैं इंपोर्टर की, एक्सपोर्टर्स की, जब रेट डॉलर का 2 दिन फ्लक्चुएट कर रहा है तो आप कैसे बिजनेस करेंगे? फिर उसके बाद मार्केट में जिस तरीके से डॉलर चल रहा है और ख़रीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, ये तो स्टॉक एक्सचेंज का हिसाब चल पड़ा है कि डॉलर जैसे शेयर्स होते हैं वो चल रहे हैं। यहाँ पर वेयर आर द इकोनॉमिक एडवाइजर्स आपके जो हैं, ख़ास तौर पे आपके मशीर हैं जो है इसके इकोनॉमी के और स्टेट बैंक गवर्नर, कहीं ना कहीं तो पार्ट प्ले करें। फिर देयर इज अ बिग मिस कम्युनिकेशन विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। एग्जैक्टली। जो सबसे ज़्यादा तनाव का शिकार हैं अवाम, बिजनेसमैन, सर्विसमैन, हर एक के लिए वो ये है कि वेयर वी गोइंग टू एंड अप। आपको चाहिए कि ये कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करें, लोगों में जो भाम हुआ है उसको ख़त्म करें। आपकी कोई ना कोई टीम होनी चाहिए जो प्रेस ब्रीफिंग में ये बताए। फरदौस आशिक साहिबा का ये सब्जेक्ट नहीं है, तो वो आके बताएं कि ये हम क्या करना चाह रहे हैं। इसके नतायज आपको 1 साल के बाद मिलेंगे, इसके नतायज आपको 1.5 साल के बाद मिलेंगे, या कब मिलेंगे, ताकि अवाम ये कहें चलें जी कड़वा घूट हम पी रहे हैं 1 साल के लिए, उसके बाद हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, हमारी इकॉनमी रिवाइव करेगी, हमारी उसके बाद पैसा रिकवर कर लेंगे। हमने ये FPR में क्या चेंजेस ला रहे हैं। आपकी स्टेट कॉर्पोरेशन के MD चेयरमैन वही सारे पुराने चल रहे हैं जो हुकूमतें लगाए थे। आपको चाहिए कि वो नए लेकर आएं, वो आपकी इन कॉर्पोरेशन को चलाएं, कह रहे हैं, इन चीज़ों को चलाएं। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ये बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया फरोज साहब ने कि वो जो PSEs हैं वो सारी चीज़ें वही की वही हैं। तो ये कौन से मुश्किल फैसले जो हो रहे हैं, और फिर सबसे बड़ी बात हारिस साहब जो भी कह रहे हैं कि कोई बताने वाले ही नहीं कि हो क्या रहा है, 4 रुपए कम क्यों हो गया, 5 रुपए ज़्यादा क्यों हो गया, क्यों हुआ है, कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इस ब्रेक के बाद आते हैं मज़ीद सवाल हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। क्या फैसले हो रहे हैं, कौन फैसले कर रहा है, क्या ये किसी कमिटमेंट के तहत फैसले किए जा रहे हैं IMF के साथ? एक दिन में रुपए डॉलर पैरिटी बढ़ रही है, गिर रही है, ये वॉलेटिलिटी आखिरकार किधर लेके जाएगी, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन क्या हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक बात बार बार की जा रही गवर्नमेंट की तरफ से कि हमने गरीब तबके को जो है महफूज रखा हुआ है सब्सिडीज देकर। एनर्जी पे सब्सिडी दी हुई है, गैस पे सब्सिडी दी हुई है, उनके टैरिफ से फर्क नहीं पड़ेगा, उन अशिया की कीमतों में इजाफा नहीं किया जिससे महंगाई बढ़ेगी। ये कौन सी दुनिया में रहते हैं मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन आज भी हमाद अदर साहब ने एक्सप्लेनेशन पूरी दी है जी कि किस तरह टैक्सेस जो उन्होंने लगाए हैं, ये जो ये रेवेन्यू मेजर्स हैं, उससे महंगाई पर आम आदमी यानी एक गरीब आदमी में फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने क्या मेजर्स बताए, लेट्स हियर दिस, फिर हम अपने एनालिस्ट से पूछते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। लेट्स हियर दिस। ये तासुर देने की कोशिश की गई कि हमने शायद खाने पीने की अशिया पे टैक्सेस लगा दिए, हमने गोश्त के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया, रॉ मीट के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगाया, प्रोसेस्ड मीट यानी सॉसेजेस पे टैक्सेस लगाए हैं, VAT में लेके गए हैं, और अब जो हम अमेंडमेंट्स टेबल का उसमें उसको 17% से टैक्सेस कम करके 8% पे लेके आ रहे हैं। यहां पे कहा गया कि आटे पे टैक्स लगा दिया गया, आटे पे कोई टैक्स नहीं लगाया गया। घी पे कहा कि आपने 17% टैक्स लगा दिया गया। मैं इनसे पूछता हूं, ये 16% जनरल सेल्स टैक्स और 1 रुपए केजी फिक्सेशन किस हुकूमत ने की थी घी पे? हमने उस 1 रुपए केजी को खत्म किया, 16 को 17 पे किया, और जो खाम माल मंगाया जाता है घी मिलों की तरफ से पोर्ट पे, उसकी इनपुट को अलाउ किया गया। इफ एनीथिंग घी मिलों के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी इससे कम होएगी, बढ़ेगी नहीं। जनाब स्पीकर, ये कहा गया कि आपने फलों पे सब्जियों पे टैक्स लगा दिया गया। नहीं लगाया हमने टैक्स फलों और सब्जियों पे। हमने एग्जॉटिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो इंपोर्ट होते हैं, जो शायद हमारे कुछ दोस्त यहां पे खाने पीने के शौकीन हो, उनके ऊपर हमने जरूर टैक्स लगाया। ये कहा गया कि हमने शुगर पे टैक्स लगाया, अगर हम टैक्स ना लगाते तो कहते कि शुगर मिल्स के माफिया के चक्कर में आ गए हैं। अब हमने टैक्स लगा दिया। हमने 20 रुपए किलो टैक्स नहीं लगाया, हमने 3.5 रुपए किलो टैक्स लगाया है। इसका हम इतराफ करते हैं। टू कट इट शॉर्ट, हमने कोई भी ऐसा इकदाम नहीं किया जिससे महंगाई बढ़े।
फरूख सलीम साहब, ये खुशफहमी की जन्नत है कि महंगाई नहीं बढ़ेगी, यानी ये या वाकई में जो ये कह रहे हैं ये सब सही है कि कुछ नहीं होगा, ना आटे पे, ना बिजली के ऊपर, ना शुगर पे, बड़ा मतलब अच्छे हालात रहेंगे, मतलब फरूख साहब यही हकीकत है? देखिए, पिछले साल के बजट में तकरीबन 2 खरब रुपए के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, और इनडायरेक्ट टैक्सेस से आप मतलब समझते हैं कि उसका इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है। आप जो चीज़ खरीदने जाएंगे आपको उसके ऊपर टैक्स अदा करना पड़ेगा। अब कोई 700 अरब रुपए के इजाफी टैक्स जो आ रहे हैं उनमें से बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है वो मजीद इनडायरेक्ट टैक्सेस की होगी। यानी कि पानी की, जो शख्स पाकिस्तान में 21 करोड़ पाकिस्तानियों में से पानी की बोतल पीता है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। आप सोचिए कि जो 188 अरब का मैंने जिक्र किया IMF के साथ जो मुआहदा है, हर सारिफ तकरीबन 30 लाख तकरीबन 3 करोड़ सारिफीन है पाकिस्तान में बिजली के, हर एक के ऊपर तकरीबन 7 से 7.5 हज़ार रुपया इजाफी यहाँ पे बोझ आने वाला है। और 144 अरब रुपया गैस के हवाले से है, तकरीबन 90 लाख सारिफीन हैं जिनके पास गैस का कनेक्शन है। यहाँ पे 16 से 17 हज़ार रुपया इजाफी आपका बिल जो है वो आने वाला है, और 700 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस हैं। तो ये सारा मिला के तकरीबन एक खानदान, अब पाकिस्तान में 3 करोड़ खानदान रहते हैं इस वक्त, हर एक खानदान पे औसतन 80 हज़ार रुपए का इजाफी बोझ इस बजट के नतीजे में होने वाला है, पड़ने वाला है। तो महंगाई तो आप देखिए, हर पाकिस्तान का बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत, जब आपका डॉलर का रेट बढ़ता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट, उसकी डायरेक्ट हिट जो है हर पाकिस्तानी के ऊपर पड़ती है। एक वो भी आपको याद है कि एक कैंपेन चल रही थी कि 90% पाकिस्तानी जो हैं उनका डॉलर के रेट से कोई ताल्लुक नहीं है, और सिर्फ 10% पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है और उनका डॉलर से। देखिए, ये बिल्कुल गलत फहमी, बिल्कुल गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। जब रुपया गिरता है, डॉलर चढ़ता है, पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत के ऊपर उसका इंपैक्ट आता है। अच्छा, एक आपने शुरू में बात की थी कि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स क्या इतनी तेजी से चेंज हो रहे हैं कि एक दिन में 3 रुपया चढ़ जाता है, अगले दिन 4 रुपया गिर जाता है। इसमें एक इजाफा आप कर लीजिए, हुकूमती पॉलिसीज के नतीजे में जो एतबार और एतमाद का रिश्ता होता है पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी और उसकी हुकूमत के दरमियान, उसको बड़ी ठेस पहुंच रही है। देखिए, एक दिन नोटिफिकेशन आता है कि जिस शख्स का 5 लाख रुपया बैंक में पड़ा है उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। दोबारा से उसको विड्रॉ कर लिया गया जरूर, लेकिन एक दफा वो खबर फैला दी गई। अब वो मेरा बीवी का जो टेलर है वो कह रहा है मेरे अकाउंट में भी 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो अब मैं जो शलवार कमीजें लोगों की सीता रहा हूं सारी जिंदगी, उसका क्या मुझसे हिसाब मांगा जाएगा कि आपने कितनी शलवारें सी और कितनी कमीजों के ऊपर काम किया, ये 5 लाख आपके पास कहां से आया? फिर आपको याद होगा कि घर घर छापे डाले जाएंगे, ये भी खबरें फैल गई। फिर 40 हज़ार रुपए के बॉन्ड्स। अब मैं वो इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने, चाहे वो ये PTI की हुकूमत नहीं थी, उन्होंने तकरीबन 600 अरब रुपए के 40 हज़ार रुपए के बॉन्ड जो है वो मार्केट में फ्लोट किए, और अब कहा जा रहा है कि उनको इनकैश नहीं किया जा सकेगा। तो ये जो एतबार और एतमाद को जब ठेस पहुंचती है तो फिर बिजनेसमैन जो है वो मार्केट से भागता हुआ नजर आता है। आपने सिर्फ डॉलर का रेट बढ़ता हुआ नहीं देखा, आपने सोने का रेट भी बढ़ता हुआ देखा। तो हुकूमती माशी पॉलिसीज जो हैं वो पाकिस्तान में जो पैसा, जिसके पास 2-4 पैसे हैं, उनको मजबूर कर रहा है कि आप पाकिस्तानी करेंसीज को भी छोड़ डालें और डॉलर में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें, और पाकिस्तानी असासाजात से भी दूर भाग जाएं और सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। तो ये माशी पॉलिसीज जो हैं ये डंडे के जोर के ऊपर, सफान साहब, अब पिछले 100 साल की माशी तारीख सारे ममालिक की हमारे सामने है। डंडे के जोर के ऊपर कभी भी कोई मुल्क टैक्स इकट्ठा करने में कामयाब नहीं हुआ है। सही बात है। और आपने एक्सप्लेन भी किया था एक आर्टिकल में कि किस तरह इनडायरेक्ट टैक्सेस या टैक्सेस में ग्रोथ का इकोनॉमिक ग्रोथ से एक नेगेटिव कोरिलेशन है, वो किस तरह से इंपैक्ट करता है। तो हमें अपने एक्सपेंडिचर्स को कट करना चाहिए, नॉट दैट कि हम अपने रेवेन्यूज बढ़ाने में लगे रहे। यू एक्सप्लेन दैट इन एन आर्टिकल फॉर एग्जांपल, मुझे अच्छी तरह याद है कुछ ही दिन कबल। लेकिन ये जो हाजिर साहब एक बड़ी अहम बात जो अभी कर दी है फरोज साहब ने, वो अगर सारे लोग सुन रहे हैं तो 80 हज़ार रुपये जो इनकी कैलकुलेशन है, 80 हज़ार रुपये, अगर 3 करोड़ खानदान है तो उनके अखराजात में 80 हज़ार रुपये का इजाफा होगा आफ्टर दिस बजट। अब ये एक बहुत अहम और सिग्निफिकेंट बात है। लेकिन
हाय सवाल साहब, आज आर्मी चीफ ने कहा है कि वी शुड एक्ट एज अ नेशन। आर्मी चीफ ने कहा है कि गवर्नमेंट डिफिकल्ट डिसीजन ले रही है, जैसे हमने शुरू में कहा कि मैसेज आ रहा है कि गवर्नमेंट को स्टैंड कर रही है, दैट्स अ वेरी गुड साइन। लेकिन आखिर कब तक इन ऐसे फैसलों को, कब तक आर्मी यानी आर्मी सपोर्ट भी करेगी और आर्मी आवाम से अपील करेगी कि आप एज अ नेशन स्टैंड करें? आर्मी एक हद होगी ना सर उसकी भी, कोई कब तक, यानी जो बातें फरोज साहब बता रहे हैं, जो बातें आप बता रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कब तक ये कहते रहे, आर्मी कहेगी कि हाँ ठीक है ना सपोर्ट, ये ठीक है, सही हो रहा है, सही हो रहा है, सही हो रहा है? आई थिंक इसको फॉलो अप अभी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है जी। दे हैव टू कम एंड टेल द पीपल ऑफ पाकिस्तान के ये जो डिफिकल्ट टाइम है, जो इतना हम अपनी मईशत को मुस्तहकम करना चाह रहे हैं, कितना टाइम लगाएंगे, कब तक मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है? इज इट फॉर 4 years और 4 साल के लिए, ताकि जब आपके इलेक्शन से पहले हालात ठीक कर लें, या आप कहते हैं 1 साल सिर्फ इंतज़ार कर लें? उसमें भी देर 101 मीन्स होते हैं। फिर सेकेंड देखें, आपकी जो आपकी इकोनॉमिक इंजन है ना, वो आपका एग्रीकल्चर है, ठीक है? हमारी 70% पॉपुलेशन वहाँ पर है। 1 साल में हमने कोई ऐसी बात नहीं की है कि उसको आपने इम्प्लीमेंट्स कौन से लाके 0.8% ग्रोथ उसमें आएगी, 0.8% नथिंग। और आप चाइना से ले लें, वो कैसे इसकी ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, यील्ड कैसे बढ़ा रहे हैं। हमारे पास वही चीज़ें चल रही हैं, पुराने हाथ से चावल की कटाई हो रही है, सब काम। और डीजल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। डीजल बढ़ाते हैं या गैस बढ़ाते हैं, उससे पूरी कमोडिटी आइटम्स की प्राइस बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में बढ़ जाती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट हैज़ टू ड्रॉ अ लाइन कि हमने क्या करना है। वी शुड बी वेरी फोकस्ड, और फोकस्ड आवाम को बताएं, उनको ये अवाम से निकालें। आपको भी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी है ना, तो अब तो मतलब उसमें आर्मी चीफ भी हैं, तो डेफिनेटली आप कह रहे हैं कोई लॉन्ग टर्म प्लान होगा। तो ये डिफिकल्ट डिसीजन का जिक्र आर्मी चीफ ने किया है, ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं, ये डिफिकल्ट डिसीजंस हैं, ये उनका इंपैक्ट है, ये लॉन्ग टर्म प्लान है। गवर्नमेंट दे चुकी होगी ना प्लान, ये तो ये मेरी असम्पशन है, हो चुका होगा, ये हो चुका होगा। लेकिन आवाम को कम्युनिकेट तो करें। आपके फिर आपके जो टीम है वो आपको गवर्नमेंट को जैसे चाह रही है या प्राइम मिनिस्टर चाह रहे हैं, वो उसको आगे नहीं कम्युनिकेट करते हैं। ये बहुत जरूरी है, इतने लोग परेशान हैं। बॉन्ड की बात बिल्कुल सही बात है, लेकिन हाजी साहब आपने भी और फारूक साहब ने भी अभी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का जिक्र किया, आपने बहुत सी बातों का जिक्र किया, उससे तो लग रहा है डिफिकल्ट डिसीजन कोई हुआ ही नहीं है, तो कौन सा लॉन्ग टर्म बेनिफिट आएगा? तो डिफिकल्ट डिसीजन सिर्फ ये आर्मी किस लॉन्ग टर्म बेनिफिट का इंतजार कर रही है? लॉन्ग डिसीजन ये हुआ डिफिकल्ट डिसीजन कि आपने चीजें बढ़ा दी हैं, बस तो इसका उसका इम्पैक्ट क्या होगा? कुछ नहीं। 6 महीने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, वो तो लोगों को बताएं कि क्या इफेक्ट होगा। लोगों को पता तो चले कि अगर ये गवर्नमेंट ने जो 3-4 डिसीजन लिए हैं, इनका ओवरऑल आपकी इकोनॉमी पे और उसके बाद पाकिस्तान की मैशत पे और फिर पाकिस्तान के अवाम को कब रिलीफ मिलेगी? यानी रेडिकल रिफॉर्म्स जिसको आप कहते हैं डिफिकल्ट डिसीजन, वो आपको नजर आए हारिस साहब को? नहीं, वही मैं नहीं नजर आए ना। डिसीजन तो ये है कि चीजें महंगी, आपने सब्सिडीज खत्म कर दी हैं, आपने चीजें महंगी कर दी हैं, ठीक है, आपने कर दिया, देन आगे उसका आपने इफेक्ट कब होगा? जो भी आप काम करते हैं, जब आप एक्शन करते हैं, यू हैव टू सी कि इसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या होगा पीपल ऑफ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। बिकॉज देखें, इट्स अ वॉर ऑफ इकोनॉमी, वी आर एग्री, बट इकोनॉमी बिल्कुल, और गवर्नमेंट आर्मी को बड़े इस वक्त चैलेंजेस हैं, और मिलिट्री स्ट्रेंथ रेस्ट ऑन द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। डॉक्टर साहब आपकी नजर में यही सवाल, कब तक आखिरकार जो डिफिकल्ट डिसीजंस हैं इस पर सपोर्ट, क्योंकि ये एक लाइन होती है ना, एक रेड लाइन होती है, कब तक यानी आप ये कह रहे हैं गलत फैसले भी हम करते रहे और हमें सपोर्ट भी करते रहे आप लोग? डॉक्टर साहब देखिए, जो आम आदमी सफान साहब, उसके ज़हन में सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल होते हैं। अब बजट में तो लाखों फिगर्स आती हैं और हम यहाँ बैठ के बड़े लंबे लंबे लेक्चर्स भी देते हैं। आम आदमी सिर्फ ये पूछता है कि क्या इस बजट के नतीजे में महंगाई मजीद बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। दूसरा सवाल उसके ज़हन में यह आता है कि क्या इस बजट के नतीजे में बेरोजगारी बढ़ेगी या रोजगारी बढ़ जाएगी। अब देखिए, अगर आप किसी भी मईशत के अंदर